नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि अपन जो एक लंबी एक रणनीति के रूप में क्लास स्टार्ट की है, उस क्लास का मेरे हिसाब से आप जैसा देख रहे हो आपको इसमें सफलता हासिल हो पाएगी। ठीक है। और आप जिस प्रकार से देख रहे हो एक नोट्स फॉर्म में सारा जो आपको मैटर दिया जा रहा है, जो कि किताब से बिल्कुल आप मेल नहीं खाने वाला। कैसे मेल नहीं खाने वाला है? तो वही किताबों का मैटर, लेकिन किताब एक लिख रखी होती है पूरी वर्णनात्मक, जबकि हमारा जो मैटर है कम ही वर्डों के अंदर आपको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है। वैसे मैंने क्लास के अंदर सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ाए हैं, ठीक है, और आपको समझ में भी आए होंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है, अब हाफ ईयरली एग्जाम और उसके 1 महीने या 2 महीने के बाद आपका ईयरली एग्जाम होगा। ठीक है, क्लास 12। ठीक है, उसी के मद्देनजर ये क्लासें लाई गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 12वीं क्लास के अलावा ये सारी जो हमारे एक सूचना के रूप में लिख रखी है, सारी की सारी एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे सवाल पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जब एग्जाम होंगे और इनके अंदर अपन की क्लास के सवाल आएंगे, तो हम एक स्लाइड के रूप में एक वीडियो बनाएंगे। जितने भी आज तक हमारी क्लास स्टार्ट करने के बाद जितने भी एग्जाम हुए, उनमें हमारी क्लास से कितने सवाल आए हैं वो आपको हम उपलब्ध करवाने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ, देखो, मैं ये कैसे बार बार खुद को कह रहा हूँ कि यहीं से आएंगे यहीं से आएंगे। देखो, हाँ, छठी से लगा के जो 12वीं तक की एनसीईआरटी के रूप में जो वर्तमान में किताबें चल रही है, उसी से ही सीधा लाइन टू लाइन सवाल पूछे जाते हैं। आपने देखा भी होगा, सेकंड गेट, रीट, ठीक है, इसके अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं उनसे सीधा लाइन टू लाइन पूछ लिया जाता है। ठीक है, सारे अच्छे सवाल है, आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और अपन अच्छे से तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आज खनिज का ये लास्ट सीरीज बचा है, इसके बाद 4 पार्ट है। हम कोशिश करेंगे आपकी इसी क्लास के अंदर सारे के सारे समेटने की। ठीक है, चलो। सौर ऊर्जा है आपके। देखो, अपन कल एक संसाधनों को 2 भागों में बांटा था, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत के रूप में अपन के वही कोयला, पेट्रोलियम से संबंधित वो प्राकृतिक गैस वगैरह, वही वो अपन पढ़ लिया था। इसके बाद अपन ने जो शुरू किया था, एक ऊर्जा संसाधन के रूप में आप कहे तो अपरंपरागत, मतलब ऐसे हैं जो असमाप्य योग्य, मतलब ऐसे हैं जिनको बार बार नवीकरण के रूप में ज्यादा इस संसाधन को अपन उपयोग में ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज अपन का जो है पहला सौर ऊर्जा, ये पूछा जा सकता है किस तकनीक पे, किस टेक्नोलॉजी पे आधारित है? तो फोटोवोल्टेइक सेल कहा जाता है, उसी तकनीक के आधार पे है। फोटोवोल्टेइक सेलों में प्रयुक्त सेलों में संयुक्त सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए 2 प्रकल्प हैं। कौन कौन से हैं? फोटोवोल्टेइक सेल, और इसके अलावा जो दूसरा है सौर तापीय प्रौद्योगिकी। ये अधिक लाभप्रद है क्योंकि ये कम खर्चीली है, और इसको अपन एक सुलभ रूप में मान सकते हैं। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी आपके एकदम सुलभ और लाभप्रद बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए इसको ज्यादा वरीयता दी जाती है ना, टेक्नोलॉजी के रूप में। इसके बाद आपका है सौर ऊर्जा कोयला तथा तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा। मतलब अगर अपन देखें सौर ऊर्जा की तुलना इन बाकी जैसे कोयला और तेल से आधारित संयंत्रों की अपेक्षा यदि करें, तो तुलना करने पर ये 7% अधिक, और इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए अपन सौर ऊर्जा का ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में उपयोग इसके हीटरों में, फसल शुष्कों में, और इसके कुकर्स आदि जो विभिन्न प्रकार के उपकरण है, उनको आप में उसमें ये सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद राजस्थान व गुजरात राजस्थान व गुजरात सौर ऊर्जा के लिए एक बेहतर विकास परियोजनाओं से संबंधित बेहतर संभावनाएं इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसलिए गुजरात और राजस्थान को मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के संभावनाओं के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके बाद में है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का एक असमाप्य, कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत है। पवन की पवन की ऊर्जा को या पवन को ही गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से, जो पवन चल रही है ये गतिज ऊर्जा के रूप में, उसको एक टरबाइन के रूप से चलाकर इसके बाद उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले अपना है प्यारा राजस्थान, हरियाणा राजस्थान।
इसके बाद में गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक है, इसमें बेहतर सुविधाएं है या फिर ये अनुकूल माने जाते हैं पवन ऊर्जा के लिए, ठीक है। इसके बाद में सममार्गी, अब देखो इन पवन ऊर्जा को उत्पादित करने के लिए मुख्य रूप से कौन कौन सी पवनों को अपन उपयोग में ले सकते हैं। देखिए सममार्गी उसी मार्ग में चलने वाली पवनें, इसके अलावा पछुआ पवनें जैसी स्थायी पवनें प्रणालियां और मानसून पवनों और स्थानीय वो हवा, इसके अलावा स्थानीय सॉरी जलीय और स्थलीय पवनों को विद्युत ऊर्जा पैदा करने में उपयोग किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। इसके बाद में ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, महासागरीय धाराएं होती है गर्म और ठंडी जल की धाराओं के रूप में हमोल, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर पवनों के रूप में और आपने बहुत सारी पढ़ी होगी एक महासागरीय एक पूरा टॉपिक है महासागरीय धाराएं, गर्म अलग होती है ठंडे अलग होती है। ये आपने महाद्वीप है उसके पश्चिमी ढाल के रूप में पश्चिमी जो तट होते हैं वहां पर ये उत्पन्न होती है। तो अपन इसके बारे में एक जब शुरू करेंगे महासागर एवं महाद्वीप का एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसमें अपन ये महासागरीय धाराएं अच्छे से पढ़ लेंगे। अब अपन पढ़ रहे हैं ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। तो महासागरीय धारा ऊर्जा का एक अपरिमित भंडार है, मतलब महासागरीय धाराएं जहाँ चलती है वहां ये तरंग ऊर्जा यहाँ ज्वारीय ऊर्जा प्रदान की जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर बृहद ज्वारीय ऊर्जा तरंग की संभावना है, लेकिन भारत में अभी भी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है। ओके, संभावना अच्छी है लेकिन ऐसा भारत में अभी कुछ भी नहीं किया गया। इसके बाद है भूतापीय ऊर्जा, भूमि से संबंधित, जैसे आपने देखा होगा किसी जगह ज्वालामुखी की एक क्रिया होती है तो उसके माध्यम से मैग्मा धरातल पे आता है, जिसकी वजह से एक गर्म प्रकार की उसके साथ एक गैसें रिलीज होती है, ठीक है। तो पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इस ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है और इसे विद्युत ऊर्जा परिवर्तित किया जा सकता है या इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है ना, यहाँ पे मैं आपको लिख देंगे। फिर अदर और क्यों क्या रहेगा इसका, इसका है आपके गीजर कूपों से निकलने वाले गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। गर्म कुएं होते हैं गर्म पानी के, जिसमें पानी उछलता रहता है गर्म एक भाप के रूप में, तो वहां से भी प्राप्त भूतापीय ऊर्जा प्रदान या प्राप्त की जा सकती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में अधिकृत, देखो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट राज्य के रूप में एक क्षेत्र है मणिकर्ण, यहाँ अधिकृत है। फिर भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास पूछा जा सकता है, विश्व में भूतापीय ऊर्जा या भूमिगत ताप के रूप में कहाँ सफल प्रयास किया गया। तो हिमाचल ये आपका है यूएसए, उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है, उसमें एक यूएसए नाम एक राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। उसी का एक शहर है जिसका नाम है बोइज शहर, 1890 में किया गया था। इडाहो इडाहो यूएसए में हुआ, जहां आसपास के भवनों को ताप देने के लिए गर्म जल के पाइपों का जाल तंत्र बनाया गया, वही सफल रूप से पहला प्रयास था आपके भूतापीय ऊर्जा का। इसके बाद अपनी जो लास्ट ऊर्जा है आपकी एक ऊर्जा संसाधन के रूप में जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है, जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जो जैविक उत्पादों के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। कैसे, आपने देखा होगा घरों का अपशिष्ट हो या फिर गोबर वगैरह हो, इनको एक निश्चित ताप पे एक गड्ढे के अंदर जमीन के अंदर किया जाता है, इसके बाद उसमें पानी वगैरह कुछ मिला के उसे कुछ दिन ऐसे छोड़ दिया जाता है, उससे जो एक ऊर्जा प्राप्त होती है वो जैव ऊर्जा होती है। अब जैव ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो इसी को ही विद्युत ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, वो घरों में खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में आप देखते हो, सीएनजी के रूप में, एलपीजी के रूप में, तो उसी में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। फिर एक उदाहरण अगर लें तो ऐसा क्या कहाँ हो रहा है ऐसा कुछ, तो नगर पालिका कचरे को ऊर्जा को बदलने वाली ऐसी ही एक परियोजना आपकी राष्ट्रीय राजधानी के रूप में, जिसे एनसीआर बोलते हैं, नई दिल्ली के ओखला एक स्थान है ओखला, वहां पे ये ऐसी चीज ये जैव ऊर्जा के रूप में संयंत्र नगर पालिका के माध्यम से संचालित है। इसके बाद अपन का ये संसाधनों का आखिर हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए। देखो इससे यही प्रश्न आ सकता है, संसाधन से आप क्या समझते हैं और संसाधनों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए एक सतत पोषणीय विकास नाम का है, जो कि अपन आने वाले छठे पार्ट में इसके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं।
तो सतत पोषणीय विकास का मतलब ये होता है विकास को ऐसे पैमाने पर ध्यान देना जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को संसाधनों का मतलब कुछ पता चल जाए। ऐसा नहीं कि वो आए तब तक सारे के सारे संसाधन समाप्त हो जाए। तो हमारा कहना है सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए मतलब एक यूएनओ द्वारा एक विशेष प्रकार के 17 गोल के रूप में सतत पोषणीय विकास का एक टॉपिक है जो 17 गोल लेके चलता है। तो उसी की अपन एक चुनौती के रूप में माने तो इसीलिए हमें खनिजों का संसाधन करना चाहिए। फिर आर्थिक विकास की चाह पर्यावरणीय मुद्दों से समन्वय और इसके अलावा पर्यावरण से समन्वय बनाए रखने के लिए भी हमें खनिजों का संरक्षण करना अत्यावश्यक है। फिर संसाधन उपयोग के परंपरागत तरीकों के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में अपशिष्ट। इसका मतलब ये है आपने अभी पढ़ा होगा परंपरागत और अपरंपरागत। तो परंपरागत क्षेत्र के तरीके सारे हैं उनसे एक बड़ी मात्रा में जो अपशिष्ट होता है उन सबको एक जगह एकत्रित करके इसी जैव ऊर्जा के रूप में एक उत्पादित करके उसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा और खाना पकाने वाली एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे एक नए पाठ के रूप में छठा पाठ है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। सामान्यतः नियोजन का मतलब होता है जब किसी उद्देश्य को अपन रेखांकित करने के बाद उस उद्देश्य के लिए पूर्व में जो तैयारी करते हैं वो सारी नियोजन के अंतर्गत आती है। जैसा कि आपका रीट का एग्जाम होने वाला है तो उससे पहले आप सारी तैयारी करते हो, पढ़ने से संबंधित, नोट्स जुटाने से संबंधित, टेस्ट सीरीज और इसके माध्यम से जो भी आपके ऑब्जेक्टिव रूप में जितने भी एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं उन सबको आप देख के अच्छे से देख के जाते हो। तो वो सारा जो नियोजन है मतलब एक किसी कार्य को करने से पहले की जो तैयारी होती है उसको सामान्यतः नियोजन के नाम से जाना जाता है। अभी आपके 12वीं के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं इसलिए आप कोर्स पूरा होने के जस्ट बाद रिवीजन में लगे हुए होंगे। तो इससे पहले जो भी आप कर रहे थे वो नियोजन के रूप में सारी क्रियाएं कर रहे थे और अब अंतिम रूप से कार्य को अब वरीयता के रूप में लिया जाएगा। इसके बाद में है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास से तात्पर्य अपन समझ चुके हैं पहले भी। इसका मुख्य रूप से एक अर्थ होता है भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ना। कहने का तात्पर्य है प्रकृति से प्राप्त वे सभी प्राकृतिक या फिर अप्राकृतिक रूप से जो पदार्थ या फिर वस्तुएं प्राप्त होती है उनका कुछ इस तरीके से अपन को उपयोग या फिर उपभोग करना जिससे कि आने वाली अपनी फ्यूचर की सारी पीढ़ियां है वो भी इन्हीं संसाधनों का लाभ ले सके। इसी के तहत अपन सतत पोषणीय विकास को देखा जाता है और विकास के साथ ही पता है सतत पोषणीय विकास के 2047 जो एक मुख्य गोल के रूप में 47 उद्देश्य है वही होते हैं। ठीक है, इस पाठ के अंदर अपन नियोजन से संबंधित और सतत पोषणीय विकास से संबंधित कौन कौन सी प्रक्रिया है उसी के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने लिखा है नियोजन से आपका तात्पर्य, मैं जैसे हटता हूं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। तो नियोजन से तात्पर्य जिसमें सोच विचार की प्रक्रिया, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन सम्मिलित है। वह सारी प्रक्रियाएं जो किसी काम को करने से पूर्व जो तैयारियां होती है उसी को ही हम नियोजन के नाम से जानते हैं। अब नियोजन के मुख्य रूप से 2 उपगमन होते हैं, पूछे जा सकते हैं खंडीय नियोजन और इसके अलावा प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन के तहत कृषि, सिंचाई, विनिर्माण तथा ऊर्जा निर्माण और परिवहन, संचार, सामाजिक संरचना या अवसंरचना और सेवाओं के विकास के कार्यक्रम बनाना तथा लागू करना। ठीक है, कृषि, ठीक है, क्रॉप से संबंधित, सिंचाई, सिंचाई से संबंधित ये किसान को जो भी चीजें चाहिए वो सारे उपलब्ध करवाना। इसके अलावा है विनिर्माण जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को, पशुपालन, उससे संबंधित जो भी क्रियाएं होती है उनको शामिल किया जाता है और इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसी को द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों के रूप में एक नवीन या फिर मूल्यवान वस्तु बनाया जाता है, ये वो होगा विनिर्माण। फिर ऊर्जा कार्य करने की क्षमता, जो भी अपन ऊर्जा जो जिस प्रकार से एनर्जी पढ़ रहे हैं वही एनर्जी संसाधन के रूप में और बहुत सारी। फिर निर्माण, कोई भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित, परिवहन वगैरह, ठीक है, वो सारे व्हीकल वगैरह, ठीक है, और इसके बाद संचार, टेलीकम्युनिकेशन और सामाजिक अवसंरचना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और सेवा या सर्विस विकास के कार्यक्रम के तहत बनाना और लागू करना।
एक खंड विशेष पे, एक एक विशेष कार्य पे। इसके बाद प्रादेशिक नियोजन, ये नियोजन एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य अपनाए तथा विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाए। ठीक है, यही होता है आपके प्रादेशिक नियोजन। इसके बाद कुछ प्रयास है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। आपको पता ही होगा, भारत जब आजाद होता हो जाता है, इसके बाद में 1951 में एक योजना आयोग से संबंधित एक विशेष प्रकार की देश के क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है और उसी लक्ष्य केंद्रित उस पर आपके विकास की सारी प्रक्रिया, योजनाएं, परियोजनाएं लाई जाती थी। उसे ही अपना योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। तो भारत के द्वारा 1 अप्रैल 1951 में योजना आयोग के माध्यम से 1951 से 1956 के मध्य प्रथम पंचवर्षीय योजना लाई गई, जिसके तहत कुछ लक्ष्य के साथ एक क्षेत्र को रेखांकित किया गया। तो योजना आयोग के माध्यम से कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं को लाया गया। उसी पंचवर्षीय योजनाओं को अपन एक आगे क्लास के अंदर देख लेंगे। 12 का 12 पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कौन कौन से लक्ष्य केंद्रित उद्देश्य लिए गए थे और उनको उन्हीं एक टाइम ओवर में, उसी टर्म में पूरा किया गया था। ठीक है, योजना आयोग की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लागू होती है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, लेकिन धीरे धीरे केंद्रीकृत बहुस्तरीय योजनाओं की ओर कदम बढ़ाए गए। केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी। योजना आयोग, ठीक है, जिसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया था। 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जी ने नीति आयोग को एक नया आयोग लेके आए, जिसके तहत एक नीतियों को एक अच्छे तरीके से लिया जाता है। फिर एक आपका टॉपिक है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन सारे क्षेत्रों को रेखांकित करना और उन पर ही काम करना। इसके बाद में है कुछ नियोजन से संबंधित विभिन्न प्रकार के सुझाव या फिर एक कार्यक्रम है, उनको अपन देख लेना है। जैसे एक लक्ष्य केंद्रित हो गया, दूसरा अपन का है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मतलब पर्वत के इलाके वो क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है और जहां पर सुविधाएं आमतौर पर नहीं पहुंच पाती, तो उन सुविधाओं को वहां तक पहुंचाना, ये आपका है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। अपन पंचवर्षीय योजनाओं का एक ब्यौरा पढ़ लेंगे, है ना। इसके बाद इसके अंतर्गत यूपी के सारे पर्वतीय जिले और वर्तमान में उत्तराखंड आता है ना वर्तमान में, जो पहले इसके साथ था। मिकिर की पहाड़ियां, असम की कछार की पहाड़ियां, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कुल मिला के सारे जिलों को, 15 जिलों को इस योजना के तहत शामिल किया गया। अब इस योजना के तहत कुछ सुझाव दिए गए, तो पूछा जा सकता है नियोजन के क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कौन कौन से सुझाव होते हैं ना। तो सभी लोग लाभान्वित हो, केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं, सभी पर अच्छे से ध्यान दिया जाए, स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास हो जाए, और इसके अलावा जीविका निर्वाह अथवा व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए उस पर एक निवेश उन्मुखी बनाना चाहिए, उस पर एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके बाद में सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। देखो, वो पंचवर्षीय योजना 5वीं थी, जिसको पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 4थी पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया गया। उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, और इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इस सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का विकास किया गया और इसको और विस्तृत किया गया। ओके, इसके बाद में आपका है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास इस पार्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आने वाले आपके 3 से 4 अध्यायों में यही चलने वाला है ना। तो सतत पोषणीय विकास का वैसे तो मैंने अर्थ बता दिया है, भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर उनका उपभोग करना। तो विकास का अर्थ है समाज विशेष की स्थिति और उसके अनुभव के लिए किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया से विकास शब्द का अर्थ लिया जाता है। अब देखो, एक ये क्रम पढ़ेंगे तो इसी से पता चलेगा कि ये सतत पोषणीय विकास शब्द या फिर ये धारणा या अवधारणा कैसे आई। तो 1960 के दशक में अंत में पश्चिमी दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता की सामान्य वृद्धि के कारण सतत पोषणीय धारणा का विकास हुआ। मतलब एक तो चिंता होने लगी कि आने वाले समय में इन्हीं संसाधनों का जो बहुत ही ज्यादा जल्दी समाप्त होने वाले हैं, भावी पीढ़ियां इनका कैसा उपयोग करेगी। तो एक सोच का एक विचार बना, एक कॉन्सेप्ट बना। इसके बाद इससे पर्यावरण पर औद्योगिक विकास के अनापेक्षित प्रभावों की विषय लोगों की चिंता प्रकट होने लगी, क्योंकि पता ही है जब औद्योगिक इकाइयां बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो पर्यावरण पे एक विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए भी इस धारणा से संबंधित सोचने के एक विचार बना। 1968 में प्रकाशित
एहर लीच की पुस्तक, ठीक है, कौन सी, द पॉपुलेशन बम, ठीक है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बम नामक एक पुस्तक। इसके बाद में 1972 में मिडोस और अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ, एक लिमिट, एक सीमित लिमिट के बाद में ग्रोथ होती है और ज्यादा वृद्धि होती है, उससे वही बम, ठीक है, के प्रकाशन के विषय में लोगों और विशेषकर पर्यावरण की चिंता और भी गहरी हुई और इस प्रकार से एक सतत पोषणीय विकास की एक धारणा के रूप में एक अवधारणा आती है। इसी के तहत कहा जाता है कि संसाधनों का सोच समझ के अत्यधिक दोहन नहीं करना चाहिए और आने वाली भावी पीढ़ियों के रूप में कुछ संसाधन से संबंधित सारी जानकारियां या फिर सारे संसाधनों के लिए भी रखने चाहिए। इसीलिए कहा भी गया है सबसे ज्यादा अपन को नवीकरणीय योग्य संसाधन या फिर अपरंपरागत जो संसाधन है उसी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये संसाधन ऐसे संसाधन है जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। अब आज का जो आपके दो केस अध्ययन दिए गए थे जो कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से एक सवाल आया था, अभी वीडियो का एग्जाम था, इसमें आया था इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर वही नहर है जो कि आपके एक हरिके बैराज से निकलकर, हरिके बैराज से निकलने के बाद ये कई जिलों में, कई राज्यों में ये, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, इसके बाद राजस्थान में सिंचाई से संबंधित, पेयजल से संबंधित समस्याओं को ये इसने कई कई तरह से सॉल्व किया है। इसीलिए पश्चिमी राजस्थान के लोग इसे मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। अभी वीडियो के एग्जाम में इससे संबंधित सवाल पूछा गया था कि इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र से संबंधित उस एक कमान या लिफ्ट नहर का नाम बताओ जो जैसलमेर को एक पेयजल के रूप में, सिंचाई के रूप में एक पेयजल उपलब्ध करवाती है। तो उसमें था आपकी सागरमल गोपा जो लिफ्ट नहर थी, उसी का इसमें आंसर था। तो इस देखो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम गंग नहर भी है और इसकी जो मुख्य रूप से पूरे राजस्थान के अंदर बहुत सारी है और पंजाब और हरियाणा में भी इसकी बहुत सारे कमान क्षेत्र है जहां पर पेयजल के रूप में, सिंचाई के माध्यम से जल उपलब्ध करवाया जाता है। आपन को यही ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी नहर का जो मुख्य रूप से एक कॉन्सेप्ट बनाया था वो थे कंवर सेन। कौन थे? कंवर सेन। कंवर सेन थे, इन्होंने ही मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर की एक रूपरेखा तैयार की थी और उसी के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान को इससे ज्यादा फायदा हुआ है। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, सागरमल गोपा वो कौन थे? तो सागरमल गोपा वही थे जिन्होंने रघुनाथ जी का आपके मुकदमा और इसके अलावा एक अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही खतरनाक से खतरनाक एक बुक थी, उसका जब गुंडा राज, ठीक है, याद आ गया नाम, गुंडा राज नाम की दो बुक पुस्तकें लिखी थी, उसी के माध्यम से सागरमल गोपा को जैसलमेर में प्रजातंत्र आंदोलन के दौरान जेल में डाल के उसके ऊपर अग्नि डालकर उसे जला के भस्म करके मार डाला था, ठीक है। तो वो प्रजातंत्र आंदोलन के तहत मारा जाने वाला एक क्रांतिकारी था, उसी के नाम पर इंदिरा गांधी नहर की एक कमान क्षेत्र है जो सागरमल गोपा के नाम से आपकी जैसलमेर में एक पेयजल के रूप में सुविधा प्रदान कर रही है। तो मैंने बताया इंदिरा गांधी नहर की जो एक रूपरेखा तैयार की कंवर सेन के माध्यम से, और इसकी लिफ्ट नहरें बहुत सारी है, ठीक है, बीकानेर में, जैसलमेर में और बाड़मेर में, ठीक है, और इसके अलावा बीकानेर में और गंगानगर के कई क्षेत्रों में कमान क्षेत्र है और इसमें सिंचाई से लगा के पेयजल वगैरह हर काम के लिए इसमें जो है जल को उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। ये आपका अध्याय पूरा हो जाता है, इसके बाद अपन अगले अध्याय की बात करते हैं, जुड़े रहिए। अब अपने अगले पाठ के रूप में परिवहन तथा संचार, परिवहन के साधन के रूप में अपन परिवहन तथा संचार को अच्छे से देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मुझे पता है आपको इसके नोट्स बनाने में, लिखने में काफी कठिनाई महसूस होती होगी, इससे अच्छा है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वैसे तो 4K में आपको अच्छे से दिखता होगा, ठीक है, फिर भी चलो अब अपन सातों पार्ट ले रहे हैं, इसके बाद महज 2 पार्ट बचेंगे, ठीक है। आज हो सका तो आज करेंगे, वरना कल के दिन में 2 पार्ट और एक रह जाएगी अपनी छोटी सी क्लास के रूप में, सारे प्रश्न उत्तर के रूप में, ओके, ठीक है। हाँ, तो शुरू करते हैं। परिवहन एवं संचार के साधन के तहत अपन परिवहन को मुख्य रूप से, परिवहन के साधनों को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, स्थल के रूप में, जल के रूप में और वायु के रूप में। स्थल के रूप में सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन और पाइपलाइनों के माध्यम से, ठीक है। और जल के माध्यम से अंतरस्थलीय, सागरीय व महासागरीय मार्ग, और इसके अलावा वायु वाला है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अब इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे
आज जो अभी शुरू किया गया है सड़क के माध्यम से पूरा बताया गया है। सड़क के बारे में आपको इतने ही सारे जो फैक्ट है वो आपको देखने चाहिए, जो अलग अलग एग्जाम के अंदर आपको दिखेंगे इतनी सारे एग्जामों में, और इसके साथ में 12वीं की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो सड़क परिवहन से संबंधित स्थल परिवहन अपन लिया है। भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा बड़ा सड़क जाल है। इसमें जालों का बहुत बड़ा चक्र पाया जाता है। फिर अगर स्थल लंबाई की कुल बात करें तो कितनी है, तो 62.16 लाख किलोमीटर, जो कि 2020 और 21 के आंकड़ों के अनुसार है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद पूछा जा सकता है इतिहास से जोड़ के एक, शेरशाह सूरी ने शेरशाह अब इतिहास से अगर जोड़े तो भारत की वो सबसे पहली या सल्तनत काल में, सल्तनत काल मतलब दिल्ली से संबंधित, ठीक है, दिल्ली में मुख्य रूप से जो 5 शासन काल के दौरान एक राजवंश हुए, उसी के तहत एक शेरशाह सूरी नाम के जो एक शासक थे, उन्होंने भारत में सबसे पहले सिंधु घाटी काल या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, जो पाकिस्तान से लेकर कोलकाता से मध्य के जो एक था, जिसको अपन कह सकते हैं कोलकाता से पेशावर, और वर्तमान में कह सकते हैं अमृतसर से कोलकाता के मध्य, ये जो बनाई गई रोड थी सबसे पहले, इसे ग्रैंड ट्रक रोड के रूप में या नाम से जाना जाता था, जिसे जीटी रोड आमतौर पे कहा जाता था। तो ये सवाल आपका एक बन सकता है इतिहास से रिलेटेड। अब सड़कों के मुख्य रूप से 3 प्रकार है, नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे, और इसके अलावा ग्रामीण सड़क। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं की तहत विभिन्न प्रकार के छोटे ग्रामीण क्षेत्र है, उनको आपस शहरों से जोड़ना। अब अपन शुरू करें राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे बोलते हैं नेशनल हाईवे। तो 2020 में एक लाख 36,440 किलोमीटर की लंबाई आपके नेशनल हाईवे की, नेशनल हाईवे मतलब वही, ठीक है, नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसी को अपन कह रहे हैं आपके नेशनल हाईवे, जो कि जिसकी लंबाई आपके हैं कितने, 2020 में 1,36,440 किलोमीटर। इसके बाद अब इस राष्ट्रीय राजमार्गों का रख रखाव वगैरह, देख रेख या फिर इनसे संबंधित टोल से एक टोल वगैरह का सारा प्रबंध करना एक अथॉरिटी के माध्यम से या एक प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता है। उस प्राधिकरण का नाम है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिसे बोलते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये रख रखाव और निर्माण से संबंधित सारे देखता है नेशनल हाईवे के, और इसकी स्थापना आपके 1995 में हो जाती है और ये अपना काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद में राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना है, जिस ये NHAI ने देश भर में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई। उसके तहत तो कुछ प्रकार के एक विशेष प्रकार के स्वर्णिम चतुर्भुज या उत्तर उत्तर दक्षिण और या पूर्व पश्चिम गलियारे बनाए, इनसे संबंधित आए दिन एग्जाम में सवाल आता है। तो पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, आपसे पूछा जा सकता है ये कितने लंबी किलोमीटर एक इकाई है, तो इसका पूछा जाता है 5,846 किलोमीटर। ये 4 से 6 लाइन वाली उच्च संघनता वाले यातायात गलियारे के रूप में एक शामिल है। ठीक है, ये देश के मुख्य रूप से 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ती है। ये आपके आए दिन एग्जाम में सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुख्य रूप से देखा जाता है ना। कौन कौन से स्वर्णिम चतुर्भुज द्वारा मुख्य रूप से चारों नगरों को आपस में जोड़ते हैं। इसके अलावा है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी, कहे तो कोची सेलम पर्वत स्कंद सहित एक पर्वत श्रृंखला है, उसको जोड़कर 4,016 किलोमीटर लंबे मार्ग को आपस में जोड़ता है। ये है उत्तर दक्षिण गलियारा। अब पूछे कि पूर्व पश्चिम गलियारा का उद्देश्य असम में सिलचर से गुजरात में पोरबंदर को 3,640 वर्ग किलोमीटर मार्ग को आपस में जोड़ती है। देखो, अगर अपन भारत का एक मैप देखें तो अपन ये कैसे बता सकते हैं ये पूर्व पश्चिम गलियारे के रूप में वगैरह, तो एक थोड़ा सा आप देख लीजिए। ठीक है, एक हल्का सा देख लीजिए, जिससे कि आपको एक बात का आइडिया लग जाएगा कि ये मुख्य रूप से किस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो आपके स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित है, तो ये आपके 4 क्षेत्र हैं जिनको आपस में जोड़ने का एक स्वर्णिम चतुर्भुज तो है ही, और इसके अलावा ये है आपका उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा,
जो आपका कौन सा है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर को श्रीनगर के तमिलनाडु तक आपस में जोड़ता है मुख्य रूप से। इसके बाद ये है आपका पूर्व पश्चिम गलियारा, जो कि पूर्व पश्चिम गलियारे का उद्देश्य असम में सिलचर, एक असम का एक क्षेत्र है सिलचर को गुजरात के पोरबंदर गुजरात का है, इनको आपस में जोड़ना 3640 किलोमीटर लंबे एक मार्ग को जोड़ना है। एक इसके बाद में देखो अन्य सड़कों के रूप में अगर बात करें तो एक सीमा सड़क से संबंधित, एक सीमा सड़क के संबंधित जो देश की बॉर्डर से संबंधित जो सड़कों का निर्माण करते हैं उसे सीमा सड़क संगठन कहा जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। वो देश की उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्व की सड़कों की तीव्र और समन्वित, मतलब वो सारी एक पर्वतों पे स्थित और इसके अलावा देश की सीमाओं पर स्थित एक होती है, उसी को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो सीमा सड़क संगठन को दी जाती है। अब इसकी एक उपलब्धि क्या है सीमा सड़क योजना की, इसने अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ को मनाली से जो कि हिमाचल प्रदेश का एक अच्छा सा हिल स्टेशन है, घूमने का स्थान है, से जोड़ने वाली सड़क बनाई है, जो इसकी एक संगठन की एक मुख्य रूप से उपलब्धि मानी जाती है। ओके, इसके बाद विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सड़क है वो आपकी है अटल सुरंग, जो कि है 9.02 किलोमीटर एक लंबी, वो भी किसके द्वारा बनाई गई है, BRO सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है और इसके अलावा यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। ये अपन ने एक स्थल परिवहन की बात की, आगे की बात अपन करेंगे एक रेलवे पाइपलाइन, फिर जल के माध्यम से और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, और इसी एक क्लास के अंदर समथिंग हम इस किताब के सारे एकदम एक बार पूरे अध्यायों को छू लेंगे। इसके बाद एक क्लास के रूप में सातों पाठों के महत्वपूर्ण और वन लाइनर, अति लघुरात्मक, बहुविकलात्मक और निम्नतात्मक सारे के सारे सवाल देखने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में आपके महत्वपूर्ण होने के साथ ही क्लास 12 में महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मिलूंगा एक नई एक ऊर्जा के साथ, जुड़े रहिए, ठीक है, जुड़े रहिए।